ओके, चलिए शुरू करें। गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे, आवाज स्क्रीन सब ठीक है? अथर्व, जनक, कंचन, नीलेश, सोहम, चैट बॉक्स में क्विकली एक बार कंफर्म करेंगे, आवाज स्क्रीन सब ठीक है? परफेक्ट। अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट मी, जो लोग नहीं जानते हैं, आई एम CA कौशिक एस अग्रवाल। टॉकिंग अबाउट द पर्सनल साइड, आई एम बेसिकली फ्रॉम अकोला, महाराष्ट्र में एक प्लेस है, and have been in Pune for past around what we can say 10-13 years. Earlier I was, after completing my CA, I was working with Accenture, I have worked with UBS, I have worked with Credit Suisse. Basically UBS मतलब अब Credit Suisse अब UBS हो गया है, so Credit Suisse and UBS is the same with the investment bank. Academically I have completed CA obviously, and after that FRM, Financial Risk Manager exam also. I have been teaching students out of passion obviously from past around 3-4 years, and have been teaching for foundation, economics and law, and interlevel पर audit, law and SM. That's just a brief about me, और ज़्यादा अपन जो है बातें सब कुछ करते जाएंगे throughout our what we can say duration of one and a half, not 1.5 but basically 1 month and maybe 2-3 days more, जिसमें अपन क्या करने वाले हैं, लॉ ये सब्जेक्ट को, जिसमें सबसे ज्यादा इस अटेम्प्ट की अगर अपन बात करें, सबसे ज्यादा जो भी फेल हुए हैं, जिनका रिजल्ट अटका है, जो भी क्लियर नहीं कर पाए हैं, एक ही सब्जेक्ट का सबके मुंह पे नाम है, कौन सा? बिजनेस लॉज। सबसे पहली चीज, जस्ट टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस, कौन कौन यहां पर ऐसा है जिनका अटेम्प्ट अभी हुआ था एंड वो क्लियर नहीं कर पाए हैं? ऑनलाइन गाइस कैन रेज देयर हैंड ऑन द जूम। परफेक्ट। कौन से सब्जेक्ट में मेन दिक्कत थी? लॉ। लॉ। सोहम कादरी सेज लॉ। प्रेटी नॉर्मल, लॉ में ही सबका मोस्ट ऑफ देम जो भी मतलब अटकते हैं, आई वुड से 70% यही होता है कि लॉ के वजह से आपका जो है एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। फिर लॉ क्या बहुत मतलब ऐसा तोपचीन सब्जेक्ट है क्या जिसमें मतलब पास होना बहुत ज्यादा मुश्किल है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो दिक्कत क्या है, लॉ है ना, ये आपके लिए कंपेयर टू योर 10th 12th थोड़ा सा एक नया डोमेन है। अकाउंट्स आपने पहले थोड़ा बहुत देखा होगा, आपने मैथ्स बचपन से देखते आ रहे हैं, आपने और कौन सा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, ये भी देखा है, बट लॉ इज समथिंग दैट यू हैव नेवर सीन। सिर्फ सुना है ऐसा ऐसा लॉ होता है, बट हमको पता नहीं एग्जैक्टली होता क्या है। लॉ है ना, बेसिकली कुछ ज्यादा नहीं है, इट्स सिंपल लॉजिक्स, बस उसकी लिखने की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट या ट्रिकी होती है, ठीक है। अब हमारे सिलेबस पे आए तो हमको जो लॉज, देखो लॉ में अपन क्या क्या होता है वो सब अपने फर्स्ट चैप्टर में आज कवर करने ही वाले हैं, बट बेसिकली लॉ में नहीं क्या, बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं। क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है। अपने सिलेबस में जो है आपने देखा ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, और कौन से है, LLP एक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, राइट। जो बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड लॉज है वो अपने को यहां पर कवर्ड है। अब इसमें अपन फेल क्यों होते हैं? क्योंकि बीइंग अ थियरी सब्जेक्ट्स आपको 3-4 चीजों की इसमें जरूरत होती है। सबसे पहली, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी
आपको सबसे पहली चीज है जो कि जरूरी है। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को एकदम मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जीरो ही रहे। कोई भी बच्चा जो सीए फाउंडेशन में आया है 12th पास करके, वो इतना ठस तो नहीं रहता कि उसको कुछ भी ना समझे, हो सकता है कम ज्यादा, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे कुछ हद तक सबका थोड़ा बहुत कमांड, किसी का कम किसी का ज्यादा आ जाता है। ऑब्वियसली होना ज्यादा ही चाहिए, मैक्सिमम ही चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो नहीं करते हैं सब लोग वो है राइटिंग प्रैक्टिस। पढ़ लेते हैं हम, समझ जाता है हमको कॉन्सेप्ट, बट उसकी राइटिंग प्रैक्टिस अपने को एग्जाम में जो है, ओरल एग्जाम नहीं है अनफॉर्चुनेटली, अपनी कौन सी एग्जाम है, रिटन एग्जाम है। उसमें भी क्या पूछे जाएंगे अपने को, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस जिसके अपने को आंसर लिखना है। आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया बट उसके लिखने की प्रैक्टिस नहीं की। क्या हो गया भाई? हेलो, परफेक्ट। कॉन्सेप्चुअली अपन ने समझ लिया बट लिखने की प्रैक्टिस नहीं की तो अगेन सबसे मेन चीज जो अपने को करना है वो अपन करते ही नहीं है। ऐसा लगता है लिख देंगे हो जाएगा, बट बिना राइटिंग प्रैक्टिस के जब अपन लिखने जाते हैं ना, तो जो आईसीएआई को जो टेक्निकल लैंग्वेज, जो आपका एक्चुअल प्रेजेंटेशन जरूरी है, वो आपका आता नहीं है। माइंड माय वर्ड्स, 11 तक 12 तक बचपन से लेकर के अपन ने जैसी लैंग्वेज में जो लिख दिया चल गया, अपन ने सही लिख दिया चल गया। बट सीए में फाउंडेशन के बाद में आप जाओगे इंटर में, इंटर के बाद में जाओगे फाइनल में, स्पेशली इन थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स आपकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ऐसा कंसिडर होता है कि आपको क्लाइंट ने वो क्वेश्चन पूछा है और आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, राइट? तो मेन थिंग है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए अपन कर लेते हैं, बट अगेन थियरी के लिए अपन नहीं करते। एक और चीज, रिवीजन। थियरी दिखने में थियरी लगता है बट उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगेन जब तक अपन उसको एक दो बार में, देखो रिटेन होना पॉसिबल नहीं है, एक दो बार में थोड़ा बहुत आपको रिटेन हो जाएगा, बट जो डिटेल्स है, जो नुआंसेस है उसके, वो एटलीस्ट आपको 3 से 4 बार हर चीज को रिवाइज करना जरूरी है। फिर सर पूरी मॉड्यूल हमको 3-4 बार पढ़नी है क्या? नहीं, पहली बार में ऑब्वियसली आपने एक डिटेल रीडिंग करना है, दूसरी बार में जो है आपने पहली बार में जब पढ़ रहे हो तब उसको हाईलाइट करते जाना है, अंडरलाइन करते जाना है चीजों को, राइट? दूसरी रिवीजन करेंगे जब अपन वापस से सिर्फ जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वो ही पढ़ेंगे। तीसरे बार करेंगे जब वापस और छोटा होते जाएगा। ऐसा छोटे होते 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 अल्टीमेटली अपने को 1.5 दिन में जब आखिरी टाइम आएगा, वो टाइम पर अपना पूरा लॉ कवर होना चाहिए, ये अपना टारगेट रहेगा। रिवीजन अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथी चीज, राइटिंग टेस्ट्स। जब तक आप टेस्ट पेपर नहीं दोगे तब तक आपका इवैल्यूएशन नहीं हो पाएगा खुद से, कहां गलती हो रही है, क्या हो रही है, आप यहां पर नहीं समझोगे तो डायरेक्ट इवैल्यूएशन आपको आईसीएआई के एग्जाम में जाकर के करना पड़ेगा। हो सकता है इवैल्यूएशन अच्छा हो जाए, हो सकता ना हो। टेस्ट, राइटिंग टेस्ट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी कहां गलती हो रही है, अपन एग्जाम एनवायरमेंट में जो टाइम गिवन है उसमें लिख पा रहे हैं या नहीं, ये अपना टेस्ट के थ्रू ही जो है अपने को समझता है, राइट? और ये सारी चीजें जो है अपन अपनी क्लास में ओवर द पीरियड ऑफ 1 मंथ करने वाले हैं। मटेरियल, एक और चीज, मटेरियल अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं, स्पेसिफिकली बिजनेस लॉस की बात करूं, आईसीएआई मटेरियल इज द बेस्ट मटेरियल। ओके सर, अभी तक हमने क्लास नोट से पढ़ा था, अब लास्ट टाइम पर मटेरियल चेंज कर दें क्या? ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा है, अगर आपको उस पर कंफर्ट है तो अब इस पॉइंट पर चेंज मत कीजिए। ओके, मोर और लेस शुड बी सेम। अगर आपकी नोट्स सही है, आपकी क्लास की नोट्स जो है वो दी हुई है वो सही है, तो आईसीआई से थोड़ी बहुत मैचिंग ही होनी चाहिए। बट क्या होता है ना, बेसिकली बेटा क्लास नोट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिस हो जाते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाती है, जिसका अल्टीमेट इफेक्ट हमें हमारे पेपर में दिखता है। तो यहां पर इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ we are going to cover the whole syllabus keeping ICI material as our base material only। और कोई मटेरियल आपने यूज किया है, डोंट वरी,
आप उसको भी रेफर करके विद ICI मटेरियल साइड बाय साइड कर सकते हो। प्लस क्वेश्चन यहां पर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए अपन क्या करेंगे, एक आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी अराउंड 2-3 डेज के बाद में, जिसमें कि अराउंड 5-6 अटेम्प्ट्स के आपके RTP MTP पास पेपर्स के सारे क्वेश्चंस कवर्ड रहेंगे, प्लस और भी एडिशनल क्वेश्चंस उसमें रहेंगे जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए हेल्प करेगी। क्वेश्चन आंसर्स इज द मेन थिंग टू प्रैक्टिस। आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट को लिख करके प्रैक्टिस नहीं करना है अपन ने, अपने को क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आंसर्स को ही अपन ने लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके। जस्ट टू हैव अ क्विक इंट्रो, एक बार सब लोग वापस से अपना नाम बता देंगे, मैंने तो बता दिया। ऑनलाइन गाइस का नाम मैं देख पा रहा हूं, जनक, कंचन, नीलेश, श्रीकांत, सोहम। वापस एक बार नाम बता देंगे सब। प्रच, शुभंग, ओके, परफेक्ट। चलिए, ठीक है, कोई डाउट किसी को अभी तक, कोई मन में दुविधा, कोई प्रॉब्लम? चलिए शुरू करते हैं फिर। गणपति बप्पा मोरया। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, चैप्टर नंबर 1। वेटेज की अगर अपन बात करें तो ये चैप्टर का वेटेज जो है अराउंड 6 मार्क्स का होता है। पिछले 3-4 अटेम्प्ट में अगर अपन देखें तो 6 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आता ही है इसमें। ठीक है, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, 4-5 चीजें हैं जो आपको काइंड ऑफ लर्न करनी ही पड़ेगी इसमें, बट उसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरीली अभी तक तो जो है, जो ट्रेंड है उसमें आता ही है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पहला चैप्टर क्या बताता है अपने को लॉ एग्जैक्टली जो अपने सिलेबस में सब एक्ट्स दिए हैं उसके पहले नहीं किया। ये चैप्टर इसीलिए दिया है कि हमको थोड़ी बहुत ये आइडिया लगे कि एक्चुअली लॉ है क्या, ये लॉ बनता कैसे है, गवर्निंग बॉडीज कौन सी होती है, ओवरऑल एक लॉ का फ्रेमवर्क क्या होता है, पूरा जो लॉ हमारे देश में चलता है वो कैसे चलता है, क्या चलता है, वो हमको यहां से इस चैप्टर से थोड़ी बहुत आइडिया आती है। इंट्रोडक्शन पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट एक आपके इंट्रो के लिए दिया है कि अभी कभी आपने सोचा है क्या व्हाई देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड लॉ, स्पेशली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि हम बनने जा रहे हैं। देखो, लॉ के लिए ऑब्वियसली कंपनीज बोलो या क्लाइंट्स बोलो, वो सब एक लीगल एक्सपर्ट के पास में जाएंगे, बट व्हेन यू आर इन अ कंपनी ना, इन अ कॉर्पोरेट सेटअप, और बेसिकली अगर आप कोई क्लाइंट को भी कुछ एडवाइस कर रहे हो तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आपको डिटेल नहीं बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो भी नॉलेज हो अबाउट द लीगल प्रोसेसेस एंड लीगल नुआंसेस। एटलीस्ट जो अपने प्रोफेशन से कंसर्न्ड है लॉज, जैसे सेल ऑफ गुड्स, ये सब जो बिजनेस लॉज है, बेसिकली कंपनीज एक्ट सबसे मेन, राइट, इनके बारे में आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अवेयरनेस इज एसेंशियल टू बिकम अ फुल फ्लेज चार्टर्ड अकाउंटेंट। We can advise our management and clients at least at the basic or threshold level. जो अपन टैक्स पढ़ते हैं आगे जाकर के आपको इंटर एंड फाइनल लेवल पर, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी एक सब्जेक्ट रहेगा, वो भी क्या है, वो भी एक्चुअली एक लॉ ही है। डायरेक्ट टैक्स लॉज, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। Now the purpose of regulatory framework is to provide set of uniform rules regulation that will govern the conduct of people interacting with each other. एक पूरा लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो बनता है किसी भी देश में, वो काहे के लिए बनता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट कि लोगों के साथ में कैसे डील करेंगे, क्या एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कैसा किसका कंडक्ट होना चाहिए, ये सब बताने के लिए लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। लॉ भी जब से दुनिया बनी है, ऑब्वियसली शुरुआत से लॉ उसके साथ में बनकर नहीं आया है, इट केम अप एज मैनकाइंड हैज इवॉल्व्ड। ओके, इफ वी टॉक अबाउट द एंशिएंट लॉ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, सबसे पुराना था एक कोड ऑफ हम्मुराबी। ये क्या था, इट वॉज यूज बाय किंग हम्मुराबी इन बेबीलोन। बेबीलोन एक प्लेस का नाम है, बेसिकली वहां पे एक किंग थे, रूलर थे, हम्मुराबी, वो यूज करते थे इसको। ही कार्व्ड द कोड ऑन अ बल्की स्टोन्स कि लोगों ने कैसा कैसा क्या काम करना चाहिए, कैसे कैसे कंडक्ट होना चाहिए, उन्हें बड़े बड़े स्टोन के स्लैब्स पर कार्व आउट करके सिटी में लगा दिए थे, विच इज कंसिडर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लॉ। वैसे ही रोम में भी 12 ब्रॉन्ज टैबलेट्स, अगेन वैसे ही बड़े बड़े स्लैब्स लगा दिए गए थे, विच वॉज कंसिडर्ड लॉ एट दैट टाइम।
ओवर द टाइम बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, और आज जो लॉ है, जैसा गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जो हम जानते हैं, वो लॉ का फॉर्म आया। नाउ व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज सोर्सेस ऑफ लॉ, ये बन गया आपका एक क्वेश्चन 6 मार्क के लिए। व्हाट इज लॉ, 3 लाइन नहीं 2 लाइन की डेफिनेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ क्या है? इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। लॉ एक सेट है, ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज, आपकी क्या ड्यूटी है, आपने क्या करना है, आपकी क्या ऑब्लिगेशन है, ये गवर्नमेंट ने बताया हुआ है, काय के लिए? आप ही लोगों के वेलफेयर के लिए एंड सोसाइटी में जस्टिस रहे, इक्वालिटी रहे, इसके लिए। इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो इट रिफ्लेक्ट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एस्पेक्ट्स, जो भी हमारे वेरीड एस्पेक्ट्स है, ये हम बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वैसा जो है पूरा यहां पर रिफ्लेक्ट होता है। नाउ ये हो गया व्हाट इज लॉ। वापस एक बार पढ़ेंगे सब लोग डेफिनेशन मेरे साथ में। लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। India's legal framework reflects social, political, economic, cultural aspects of vast and diversified country. Sources of law, ये लॉ बनते कहां से है? लॉ बनने के या लॉ के सोर्सेज अगर अपन बोले तो 4 मेन सोर्सेज आते हैं अपने पास में। कितने? 4। कौन से? द मेन सोर्स और द फर्स्ट सोर्स इज द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारत का संविधान इज द मेन सोर्स, जो फंडामेंटल लॉस, फंडामेंटल राइट्स हमें देता है। उसके बाद में स्टैच्यूज और लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होता है, अभी जिसके थोड़े टाइम पहले इलेक्शंस हुए थे महाराष्ट्र में, वो महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहे, उसके पहले जो इलेक्शंस हुए थे दैट वाज फॉर पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस, राइट। पार्लियामेंट में जो लोग जाते हैं वो लोग मिलकर के वहां पर लॉ बनाते हैं, जो भी अपन सारे लॉज देखते हैं। उसके बाद में स्टेट असेंबलीज, जैसे इंडिया के लेवल पर पार्लियामेंट होता है, स्टेट लेवल पर स्टेट असेंबलीज होती है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस हुए थे इंडिया के लिए, महाराष्ट्र के जो हुए थे इलेक्शंस दैट वाज फॉर स्टेट असेंबलीज। ये हो गया दूसरा सोर्स। एक तो हो गया कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली बनाती है। तीसरा कौन सा? जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजंस। पहले जो कोई मैटर पर अगर कोई कोर्ट्स ने एनालिसिस वगैरह करके डिसीजन दिया हुआ है, वो डिसीजन अगर फैक्ट्स दूसरे कोई केस में वही फैक्ट्स सेम है, तो जैसा पहले डिसीजन हुआ था वही जनरली फॉलो होता है। दैट इज जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स। एंड लास्टली इन सम केसेस एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड यूजेजेस। कभी कभी कोई ऐसी पद्धत चलते आती है, कोई कस्टम चलते आता है यूजेजेस की, यहां पर तो ऐसा ही फॉलो होता है, वो भी लॉ हो सकता है। नाउ यू मस्ट बी अवेयर, इंडिया की डेमोक्रेसी कैसी है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द बेसिस एंड सोर्स ऑफ ऑल लॉज। हम लोग इलेक्ट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट एज वेल एज टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसलिए इंडिया का एक इलेक्शन होता है मेन पार्लियामेंट के लिए, दूसरा जो है हर एक स्टेट का भी अपना अपना इलेक्शन होता है। These representatives make laws in the parliament and their state assemblies as the case may be. अब जो पार्लियामेंट लॉ बनाता है वो कहां के लिए बनाता होगा? पार्लियामेंट लॉ पूरी कंट्री के लिए, राइट। पार्लियामेंट जो है, लॉज पास बाय द पार्लियामेंट may apply throughout all or a portion of India, whereas law passed by the state legislature apply only within the borders of states concerned. जो स्टेट असेंबलीज लॉ बनाती है वो सिर्फ और सिर्फ कहां अप्लाई होते हैं? पर्टिकुलर स्टेट्स में। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज द प्रीकर्सर। पहले जो है यूनाइटेड किंगडम हमारे यहां पर मतलब ब्रिटिश का राज था, वहां पर उनका एक अलग सेटअप था। इट डिफाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल। देखो हिस्टोरिकली क्या हुआ था, पहले जो है जो ब्रिटिश रूल था और ये सब था, वो टाइम पर सबसे पहले एक यूनिटरी अपनी गवर्नमेंट थी, उसके बाद में फेडरल गवर्नमेंट आ गई। यूनिटरी और फेडरल क्या है सर? ये यूनिटरी मतलब ऐसा सिस्टम जहां पर सेंटर में बस एक ही रूलर, एक ही राजा, एक ही कोई बॉडी होती है पूरे देश पर, उसी के हिसाब से सब कुछ होगा। फेडरल क्या है?
फेडरल इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। सेंटर में एक बॉडी है बट साथ में स्टेट्स में भी अलग अलग अपनी अपनी इंडिपेंडेंट बॉडीज है। जैसे अपने यहां पर पार्लियामेंट प्लस स्टेट की अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वैसे ही इंडिया में होता है। तो इंडिया का गवर्नमेंट का सिस्टम कौन सा है? फेडरल। पहले एक फेडरल कोर्ट था जब ब्रिटिश का रूल था, उसके बाद में उसके जगह पर क्या आ गया? इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, जो इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट, एपेक्स कोर्ट बोलते हैं अपन, दैट इज सुप्रीम कोर्ट लाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फोरमोस्ट लॉ, ये तो देखा अपन ने। हमारे लॉ आर मेड फॉर द पीपल बाय द पीपल, डेमोक्रेटिक सेटअप पे। इट लेज डाउन फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल एज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट बोथ सेंट्रल एंड स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन से ही गवर्नमेंट को भी पावर मिलती है लॉ बनाने की। ओके अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, क्या बेसिकली 3 लिस्ट्स दी है। कौन सी? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड जॉइंट लिस्ट, या इसको बोलते हैं हम सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं इसको, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसा भी कभी कभी नाम उसको दिया जाता है। सेंट्रल लिस्ट या यूनियन लिस्ट, ये लिस्ट में कौन से मैटर्स होते हैं? ऐसे मैटर्स जहां पर सिर्फ और सिर्फ सेंटर, दैट इज पार्लियामेंट, जिन मैटर्स पर लॉ बना सकता है, वो सारे मैटर्स आपके सेंट्रल लिस्ट में दिए हुए रहते हैं। जैसे इनकम टैक्स, इस पे जो भी लॉ बनाना है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास में पावर है, कोई भी स्टेट अपने लिए वो उसके रिलेटेड रूल्स नहीं बना सकती। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, ऐसे मैटर्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट जो है अपने लिए रूल्स बना सकती है, उसमें सेंटर जो है कुछ इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। जैसे स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होता है। उसके बाद में पुलिस के रिलेवेंट थोड़े बहुत मैटर्स होते हैं, अगेन वो भी काइंड ऑफ डिवाइडेड रहते हैं, बट कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। एंड तीसरा होता है क्या? जॉइंट लिस्ट, जिसमें स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों भी क्या कर सकते हैं? रूल्स बना सकते हैं। इनकम टैक्स इज द सेंट्रल सब्जेक्ट। स्टैम्प ड्यूटी, अब कुछ स्टैम्प ड्यूटी ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट लगा सकती है, कुछ रिलेवेंट चीजों में ऐसा होता है जिसमें बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर्स ऑफ गवर्निंग और मेकिंग द लॉज इन दैट रिगार्ड। Now, the most important part, process of making law. इस पर भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट 2 बार तो आ ही गया है। एक लॉ बनाने का प्रोसेस क्या होता है? देखो, लॉ डायरेक्टली जो अपन देखते हैं, डायरेक्टली वैसा लॉ बन जाता है क्या? नहीं। लॉ बनाने के प्रोसेस में शुरुआत में क्या होता है? सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है एक बिल। ओके बिल जो है एक ड्राफ्ट फॉर्म रहता है कोई भी रेगुलेशन का, ओके, दैट इज कॉल्ड अ बिल। ये बिल कहां इंट्रोड्यूस होता है? इन द लोकसभा। लोकसभा में जो है ये बिल इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में या फिर पार्लियामेंट अपन जो बोले, वहां पर ये बिल इंट्रोड्यूस होता है। लोकसभा में वहां पर उस पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है एंड बाद में वोटिंग होती है। अगर वहां से पास हो जाता है तो दूसरे हाउस या अपर हाउस जिसको बोलते हैं, जहां पर राज्यसभा, वहां पर ये बिल जाता है। राज्यसभा में वापस अगेन डिस्कशन डिबेट होता है, वहां पर भी अगर पास हो गया तो फिर कहां जाता है? वो जाता है असेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा कि आप इस पे सहमत हो या नहीं, ये लॉ बनना चाहिए या नहीं, और जैसे ही प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, आपका मेन पार्ट हो गया लॉ बनने का। बट एक आखिरी चीज फिर भी बचती है, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट। ऑफिशियल गजेट क्या होता है? बेसिकली एक रिपोजिटरी है गवर्नमेंट की, ओके, या फिर एक मेन जहां पर सब चीजें पब्लिश होती है गवर्नमेंट की, अपन ऐसा बोल सकते हैं, जहां पर जो भी लॉ बनता है, जब जो भी कुछ होता है वहां पर पब्लिश किया जाता है, वहां पर नोटिफाई किया जाता है। तो अगर लॉ में कोई स्पेसिफिक डेट लिखी है कि दिस लॉ शुड कम इनटू फोर्स फ्रॉम XYZ डेट,
तो फिर वो कब से फोर्स में आएगा? जो डेट दी है उसके हिसाब से आएगा। बट अगर XYZ कोई डेट नहीं दी है तो फिर किस दिन से फोर्स में आएगा? जिस दिन वो नोटिफाई किया जाएगा ऑफिशियल गैजेट में, उस दिन से वो फोर्स में आ जाएगा। अगर डेट दी है उसके पहले नोटिफिकेशन हो जाए तो भी वो फोर्स में कहां से आएगा? उस गिवन डेट से आएगा। वही वो पूरा पैराग्राफ बोलता है। When law is proposed, it is called a bill. After discussion, debate, passed in Lok Sabha, thereafter in Rajya Sabha, then obtain the assent of the president. Finally, law will be notified by the government in the official gazette of India. The law will become applicable from the date mentioned in the notification as the effective date. Once it is notified and effective, it is called an act of parliament. एक बार notify हो जाएगी उसको क्या बोलते हैं अपन? Act of parliament. Now, coming to the types of laws in Indian legal system. इंडियन लीगल सिस्टम में अलग अलग टाइप के लॉस कौन से हैं? 4 टाइप के लॉज है: क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। सबसे पहला क्रिमिनल लॉ, बेसिकली जो क्राइम्स से डील करता है, कंसर्न विद लॉस पर्टेनिंग टू वायोलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ और पब्लिक रॉन्ग्स एंड द पनिशमेंट फॉर द सेम। क्या क्या अगर आपने क्राइम किया तो किसके लिए कैसा होगा, उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, जैसे मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, इन सब के लिए जो भी लॉज डील करते हैं, दीज आर कॉल्ड बेसिकली क्रिमिनल ऑफेंसेस, और इनसे रिलेवेंट जो भी लॉज डील करते हैं दे आर कॉल्ड क्रिमिनल लॉ। इंडियन पीनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन पीनल कोड 1860, ये सब जो है बेसिकली क्रिमिनल लॉज के प्रोसीजर्स या कोड्स या एक्ट्स है। दूसरा है सिविल लॉ। सिविल लॉ क्या है? सिविल लॉ जैसे क्रिमिनल लॉ में क्राइम्स के रिलेटेड बात है, यहां पर जो है क्राइम या पनिशमेंट पर बात नहीं, यहां पर मेन जो फोकस होता है वो होता है ऑन द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। दो लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो जाए किसी मैटर को रिलेटेड, कोई सिविल बात पर रिलेटेड, तो उसको कैसे क्या रिजोल्यूशन किया जाएगा, कैसे क्या रूल्स रहेंगे, वो सब अपने को सिविल लॉ में दिए जाते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, राइट, ये सब क्या है? सिविल लॉ ही है। Matters of dispute between individuals or organizations are dealt with under civil law. Civil courts enforce violation of certain rights and obligations through the institution of civil suit. It primarily focuses on dispute resolution rather than punishment. The act and process and the administration is governed by the Code of Civil Procedure, CPC. It can be further classified into law of contract, family law, property law, law of tort, etc. जैसे नॉन डिलीवरी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ द ड्यूज, किसी ने किसी को पैसे नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, ब्रीच कर दिया, ये सारी चीजें इसमें आएगी। तीसरा है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ क्या है? जो अपन ने जुडिशियल डिसीजंस एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स बोले ना, वही है कॉमन लॉ। अ जुडिशियल प्रेसिडेंट और अ केस लॉ इज अ कॉमन लॉ। ए और बी के बीच में कुछ तो डिस्प्यूट था, वो कोर्ट ने एनालिसिस करके पूरा लॉ वगैरह देख करके, लॉ का इंटरप्रिटेशन करके सब कुछ वहां पर एक डिसीजन दे दिया। अब यही सेम फैक्ट्स पर, यही सेम मैटर पर सी और डी के बीच में झगड़ा हुआ, तो यहां पर जो कोर्ट है वो इस केस का रेफरेंस लेकर के सेम डिसीजन दे सकता है। ये जो इसको बोलते हैं अपन केस लॉ या कॉमन लॉ। यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिसिस अप्लाइज। स्टेयर डेसिसिस मतलब टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। एक बार आपने डिसाइड किया ना इस मैटर में ये चीज, तो वैसी ही हर बार फॉलो होनी चाहिए। डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डेसिसिस reinforces obligations of the court to follow the same principle or judgment established by the previous decisions while ruling the case where the facts are similar on all 4 legs. फैक्ट्स सिमिलर होने चाहिए, ये मेन चीज है। एंड लास्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये क्या बोलता है? ऑफन नोन एज जस्ट नेचुरल। ये बेसिकली ये बोलता है कि कोई भी पर्सन को दोषी ठहराने के पहले नेचुरल जस्टिस उसको प्रोवाइड की जानी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होने चाहिए। मतलब एक पार्टी ने बोला, ए ने बोला बी ने मेरे साथ गलत किया, तो डायरेक्ट बी को जेल में डाल देंगे क्या? नहीं। एटलीस्ट बी को अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिए, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। कोई ए ने बोला, बस ए ने बोल दिया वो फाइनल, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। इट इज नोन एज जस्ट नेचुरल बेस्ड ऑन द मैक्सिम नेमो जुडिक्स इन क्वास्वा सुआ। मतलब नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस।
एक पर्सन ने बोल दिया मेरे साथ ऐसा हुआ, बस वो फाइनल, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो खुद अपने लिए जज नहीं रह सकता। एंड ऑडी अल्टरम पार्टेम, मतलब हियर द अदर पार्टी और गिव अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग, एटलीस्ट सामने वाले की पूरी बात सुनी जाए पहले। अब आखिरी में एक और चीज वो क्या बोलते हैं, जजमेंट कैन ओवरराइड और अल्टर अ कॉमन लॉ बट इट कैन नॉट ओवरराइड और चेंज द स्टैच्यू। एक कोर्ट जो है, ए और बी का कुछ मैटर था, उसमें कोई कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया। अब दूसरा सी और डी के मैटर में दूसरा कोर्ट इससे अलग जो है डिसीजन दे सकता है। ओके, इससे अलग जो है डिसीजन दे सकता है, बट कोई भी कोर्ट जो लॉ बना हुआ है ना, वो लॉ के अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं दे सकता। मतलब जजमेंट कैन बी ओवररिडन बट कोई लॉ जो है वो इट कैन नॉट बी ओवररिडन। ये कोर्ट बोल सकता है नहीं नहीं उनका इंटरप्रिटेशन गलत था, उन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए इस मैटर में, बट कोई भी हालत में वो ये नहीं बोल सकते कि नहीं लॉ गलत है, ऐसा वो नहीं कर सकते। देन एनफोर्सिंग द लॉ। अभी देखो लॉ बनाया है तो लॉ को एनफोर्स करने के लिए भी कुछ ना कुछ लोग चाहिए, कोई बॉडी चाहिए। लॉ बनाया है वो फॉलो हो रहा है या नहीं, लॉ में जो पनिशमेंट्स दी हुई है वो पनिशमेंट्स फॉलो हो रही है या नहीं, लोगों को दी जा रही है या नहीं, जैसा अपन ने सेटअप किया है वैसा काम हो रहा है या नहीं, कौन मॉनिटर करेगा ये? somebody should be there to monitor. It is the job of executive depending on whether the law is central or state. अगर सेंटर का वो अगर लॉ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके लिए एग्जीक्यूशन एंड सब कुछ मॉनिटरिंग के लिए बंदोबस्त करेगी, अगर स्टेट का लॉ है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको मॉनिटर एंड पूरा सब कुछ देखेगी। फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट फंक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज। अब कहीं पर कोई भी दिक्कत हो गई तो डायरेक्टली शुरुआत में, मतलब कोई भी मैटर छोटा मोटा हो गया तो डायरेक्टली मोदी जी जाएंगे क्या हर जगह पर? नहीं, वो तो नहीं जा सकते। उन्होंने क्या है अपनी अलग अलग मिनिस्ट्रीज बांट करके रखी। एक है प्राइम मिनिस्टर, उनके अंडर देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA बोलते हैं अपन जिसको, देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, पुलिस वगैरह जो देखते हैं, ऐसे बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती है और हर मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर होता है जो उसका हेड होता है, राइट। अकॉर्डिंगली वो मैटर किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो मिनिस्ट्री उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्ट्री, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कोई तो भी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स लॉ में कुछ तो भी ऐसा दिया हुआ था, कोई एक रूल दिया है जो कि फॉलो नहीं हुआ। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री का हेड कौन है अभी? निर्मला जी सीतारमण। अब हर एक मैटर में निर्मला जी जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। अगेन उनके अंडर बहुत सारे अलग अलग क्या आते हैं, डिपार्टमेंट्स आते हैं। डिपार्टमेंट्स के अंदर फर्दर सब डिपार्टमेंट्स आते हैं, बोर्ड्स आते हैं, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर फर्दर डिविजन्स होते हैं, उसमें रहता है एक CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये जो बॉडी है वो उससे डील करता है। ऐसे जो है पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम रहेगा फॉर मॉनिटरिंग लॉ और एनफोर्सिंग द लॉ। ये वाला पार्ट अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बट आई स्ट्रांगली फील कभी भी ये पूछा जा सकता है, हाउ द लॉ इज एनफोर्स्ड। Government exercises its executive authority through a number of government ministries and departments who sits in the Union Council of Ministers and supported by a team of junior ministers called the Ministers of State. जैसे income tax is enforced and implemented by Ministry of Finance through Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, and is administered by the officers of Indian Revenue Service. अब देखो मिनिस्टर्स तो है, पॉलिटिकली मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल है हर एक डिपार्टमेंट में, बट एक्चुअल जो लोग काम करते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं सिविल सर्वेंट्स। UPSC नाम सुना है, राइट। उसके जो सर्वेंट सिलेक्ट होते हैं, जो लोग होते हैं, वो पहले धीरे 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 ऊपर, फिर क्लाइंब अप करके अलग अलग बॉडीज में सब जगह पर अपॉइंट होते हैं एंड उनका प्रमोशन होते होते अकॉर्डिंगली वो ऊपर या नीचे मूव ऑन करते हैं। अब यहां पर अपने को थोड़ी बहुत मिनिस्ट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहली है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय जिसको अपन बोलते हैं, कंसर्न विद मेनली इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेजरी ऑफ इंडिया।
डील्स विद टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना इनसे जो है बहुत ज्यादा काम रहता है, इनकी साइट वगैरह पे इनसे, इनके साथ में एक और रहती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि जनरली फाइनेंस मिनिस्ट्री जिसके हाथ में है उसी के हाथ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी रहता है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आवर डे टू डे वर्क विल बी इंपैक्टेड बाय दिस मिनिस्ट्रीज, क्योंकि जो बजट वगैरह भी आता है, जैसे टैक्सेशन एकदम बेसिक बोले तो बजट का प्रेजेंटेशन जो होता है वो कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ही करती है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। Now, who presented the maximum number of union budget? जस्ट अपने इंफॉर्मेशन के लिए दिया है, नॉट वेरी मच रेलेवेंट। मोरारजी देसाई ने 10 यूनियन बजट पेश किए हैं। उसके बाद में चिदम्बरम जी ने 9, प्रणब मुखर्जी ने 8, यशवंत सिन्हा ने 8 और 6। देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कौन कौन रहता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी। यहां पर जो सिविल सर्विसेज के सर्वेंट्स है वो 4 केडर से अपॉइंट होते हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, देखो यूपीएससी में भी नहीं, क्या अलग अलग केडर्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती है, ऐसा समझो। उसमें इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इन केडर के जो लोग हैं वो अपॉइंट होते हैं इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। It is also the apex controlling authority of one or more central commerce services, namely Indian Cost and Management Accounts Service. ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, बेसिकली एक केडर है जिसके भी एम्प्लॉयज वहां पर होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इतने सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, पब्लिक एंटरप्राइज। एंड फर्दर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में यहां पर सीबीडीटी है, राइट, उसके बाद में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ऐसे अलग अलग है। देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अगेन इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। मेन इनका काम क्या है? कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एमसीए जो है वो देखता है। पूरा कॉर्पोरेट सेटअप हमारे देश में कैसा चल रहा है, सब लोग रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं या नहीं, वो सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखती है। रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, इसको कौन चलाते हैं? एग्जीक्यूटिव लेवल पर, मोस्टली रन बाय सिविल सर्वेंट्स ऑफ आईसीएलएस केडर। इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज होता है वो, उसके केडर के लोग चलाते हैं। अगेन दे आर सिलेक्टेड बाय एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंड यहां पर जो हाईएस्ट पोस्ट होती है इस मिनिस्ट्री में, इट इज डीजीसीओए, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जो अपन ये यूपीएससी की एग्जाम वगैरह सुनते हैं कि डायरेक्ट बनने के बाद में कलेक्टर एंड एवरीथिंग, आईपीएस, ये सब बन गए, ये बेसिकली स्टार्टिंग पोजीशन है। ओके, ऐसा समझ लो वो एकदम, ये पूरे सेटअप में पूरी फैमिली अगर अपन बोले तो उसमें जस्ट न्यू बॉर्न बेबी है। ऊपर जब आप एकदम ऊपर जाते हो ना उस केडर में, उस सर्विसेज में, सेक्रेटरी वगैरह ये रैंक तक, तब होती है एक्चुअल असली पावर। जैसे सेक्रेटरी बैंकिंग से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है, वहां पर जो सेक्रेटरी रहेगा उसके अंडर पूरे इंडिया की बैंक्स वगैरह काम करेगी, उसको सब कुछ रिपोर्ट होगा, राइट। ऐसे जो है सबकी पोस्ट रहती है। देन देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय जिसको अपन बोलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटीरियर मिनिस्ट्री है इंडिया की, मेनली रिस्पॉन्सिबल काय के लिए है? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। पुलिस वगैरह को एकदम बेसिकली अगर अपन बोले तो जो कंट्रोल करती है दैट इज गृह मंत्रालय। इंटरनल सिक्योरिटी सबके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। कौन है अभी होम मिनिस्ट्री का हेड? इनके अंडर भी फर्दर डिपार्टमेंट्स आते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर लद्दाख, डिपार्टमेंट ऑफ होम, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स एक्सेट्रा। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में अगेन फर्दर क्लासिफिकेशंस में दिए हैं, सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अगेन कैबिनेट मिनिस्ट्री है एक इंडियन गवर्नमेंट की। ये काय के लिए काम करती है? मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स थ्रू लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। ओवरऑल लीगल सेटअप सही से चल रहा है या नहीं,
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस फॉलो हो रहा है या नहीं प्रॉपरली ये देखती है। लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, बेसिकली ये लेजिस्लेटिव एक्टिविटीज डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के थ्रू कंडक्ट करती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इज कंसर्न्ड विद एडवाइजिंग वेरियस मिनिस्ट्रीज while the legislative department is concerned with drafting principal legislation for central government। इसमें देखो एक है डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड एक है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिकली लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स जो है वो मिनिस्ट्रीज को हेल्प करती है, कंसल्टेंसी देती है कहां पर कैसे क्या होना चाहिए। और ये जो है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है, जो अपन ने देखा था ना बिल वगैरह बना के लाते हैं पार्लियामेंट में, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट मिनिस्टर्स वगैरह तो इतने ज्यादा मतलब डायरेक्टली खुद से नहीं बना सकते तो ये लोग जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो उनको हेल्प करते हैं वो रेजोल्यूशन वगैरह या फिर वो बिल प्रॉपर ड्राफ्ट वगैरह करने में। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये सब उसके अंडर आते हैं। देन अपने को कुछ बॉडीज के बारे में बताया गया है, जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगेन ये सब जो अपन पढ़ रहे हैं ना, सेबी हो गया या फिर अपन ने मिनिस्ट्रीज देखी, इन पर भी शॉर्ट नोट्स आई है पिछले कुछ अटेम्प्ट्स में। अलग अलग मतलब 3 मिनिस्ट्रीज के बारे में आपको पूछ लेंगे फॉर 6 मार्क्स, 2 मार्क्स ईच। सेबी, सेबी क्या है? इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी, काय के लिए? फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट। शेयर्स वगैरह जो है, जो कैपिटल मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी इज द एपेक्स बॉडी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसके अंडर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। कब एस्टैब्लिश हुई थी? 12 अप्रैल 1988 एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। बाद में उसको जो है 1992 में पावर्स दे दी गई थी। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता ही है आई बिलीव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? हमारी सेंट्रल बैंक है जो कि सारी बैंक्स को रेगुलेट करती है, गवर्न करती है फॉर द रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो इंडिया में हमारे पेमेंट वगैरह होता है, हम गूगल पे से सब पेमेंट करते हैं, पेमेंट सिस्टम जो है वो भी कौन मैनेज करती है, कौन रेगुलेट करती है? आरबीआई मैनेजेस कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम, वर्क्स टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका एक डिवीजन है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान, स्पेशलाइज्ड डिवीजन, जो कि करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स जो होते हैं वो इस डिवीजन के थ्रू बनते हैं। देन एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अगेन एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है टू रेगुलेट पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स इन इंडिया। अपन इतने सारे पेमेंट करते हैं, अब इंडिया में रोज के बेसिस पर करोड़ों पेमेंट्स होते होंगे, राइट? सबका सेटलमेंट, सबका प्रॉपर हो, ये सब ये डिवीजन देखता है। उसके बाद में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये भी एक एस्टैब्लिश्ड बाय आरबीआई एज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड डिवीजन। ये क्या करता है? ये बनाया गया था बेसिकली लोगों को बैंकिंग की तरफ एनकरेज करने के लिए। वो बोलती है कि अगर आप बैंक में पैसे रखोगे, लोगों को डर होता है कि बैंक डूब जाएगी, वो बोलते हैं बैंक डूब भी गई ना तो एक सर्टेन अमाउंट तक हम आपको गारंटी देते हैं, इतना पैसा हम आपको दे देंगे आपका आपको वापस। देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, लास्ट वाला अपना जो है एक बॉडी दी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड क्या है? ये देखो, कोई भी अगर दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसमें नहीं क्या, ऐसा नहीं बस दिवालिया बोल दिया और खत्म। उसका प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, उसके असेट्स कितने हैं देखे जाते हैं, लाइबिलिटीज कितनी है देखी जाती है। असेट्स ऑब्वियसली कम रहेंगे तो किसको कंपेयर टू लाइबिलिटीज, तो किसको कितना पेमेंट मिलेगा, क्या रेशो में मिलेगा, जिसका 10 रुपए ड्यू है उसको 5 रुपए मिलेगा, कैसे क्या, ये सब एक पूरी प्रोसेस होती है, एक लीगल कोर्ट के थ्रू पूरी प्रॉपर उसमें जो है प्रोसेस फॉलो होता है। इसी को नहीं क्या, थोड़ा फास्ट तरीके से एंड रेगुलेटेड वे में करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड सेटअप किया गया था। इट इज द रेगुलेटर ऑफ ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ऑफ द एंटिटीज। एंड इसमें कौन कौन आता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होती है, एक्चुअली जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स काम करते हैं उनके लिए वो होते हैं। एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज होती है ऑफ इंडिया। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्या होती है?
बेसिकली किसका कितना एसेट्स है, बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो अबाउट द इंडिविजुअल्स, और डिटेल में अपने को जाने की उसमें जरूरत नहीं है। कब एस्टैब्लिश हुआ था ये? 1 अक्टूबर 2016। स्टैट्यूटरी पावर्स गिवन बाय लोकसभा ऑन 5 मई 2016। अगेन इट कवर्स इंडिविजुअल्स, कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म, किसी की भी अगर इंसॉल्वेंसी होती है तो उसको जो है ये कवर करता है। टू सिंप्लीफाई प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, इट हैंडल्स द केसेस विथ 2 ट्रिब्यूनल्स, इसके भी 2 मेन ट्रिब्यूनल्स है जिसके थ्रू ये एक्ट करता है, एनसीएलटी एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। Coming on to the last part, structure of the Indian judicial system. Structure of the Indian judicial system. जुडिशियल सिस्टम या जुडिशियरी मतलब कौन? हमारे कोर्ट्स। ओके, wherever there is dispute between the citizens or between citizens and government, these disputes are resolved by these judiciary. 2 पर्सन के बीच में हो, गवर्नमेंट एंड कोई पर्सन के बीच में हो, तो इसको रिजॉल्व कौन करेगा? जुडिशियरी, दैट इज कोर्ट जो है वो करेगा, राइट? कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो क्या बोलते हैं सब लोग? मैं तेरे पे केस कर दूंगा, राइट? क्यों? क्योंकि कोर्ट्स में जाकर के वहां पर डिसीजन होगा उनका। ये जुडिशियरी के क्या क्या फंक्शंस है? रेगुलेशन ऑफ द, इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट्स एंड कोड्स, रेगुलेशन एंड होना वहां पर, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट्स एंड कोड्स। जो भी लॉ बनते हैं, अगेन देखो मैंने शुरुआत में ही बोला लॉ क्या है? सिंपल लॉजिक्स है बट रिटन इन कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। तो सिर्फ अपने को ही नहीं लगती कॉम्प्लिकेटेड, कभी कभी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है कि उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग निकल सकता है लोगों के लिए। तो एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, लॉ मेकर्स क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको इंटरप्रेट करके जो है इंटरप्रिटेशन करने का जो प्रोसेस है वो भी कौन करता है? कोर्ट्स करता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जो भी डिस्प्यूट का है उसको रिजॉल्व करने का फंक्शन है उनका, एंड प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमॉन्ग द सिटीजन ऑफ लैंड। नाउ इसी में ये वाला पार्ट भी आपका जो है 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था अभी, कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जुडिशियरी एंड व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्ट्स। अब अपन वेरियस टाइप्स या हायरार्की अगर देखें कोर्ट्स की, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में सबसे ऊपर सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके नीचे कौन आता है? हाई कोर्ट्स। उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एंड एक और होता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। जो डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट जो रहता है ना, अच्छा इंडिया में कितने सुप्रीम कोर्ट है? एक ही है, राइट? एक जो है दिल्ली में वो एक ही है सुप्रीम कोर्ट, बट हाई कोर्ट जो है वो अलग अलग स्टेट्स में, हर एक स्टेट का जो है एक अपना हाई कोर्ट रहता है, ठीक है? जो हाई कोर्ट उस स्टेट को रेगुलेट करता है। यूनियन टेरिटरीज के लिए भी एक हाई कोर्ट रहता है उनका, राइट? और कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि कॉमन हाई कोर्ट्स शेयर करते हैं। अब डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट आर बाइंडिंग इन द रिस्पेक्टिव स्टेट ओनली, बट दे आर ओनली परसुएसिव इन अदर स्टेट्स। महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो वो एग्जैक्टली मध्य प्रदेश के भी हाई कोर्ट ने वो फॉलो करना जरूरी है क्या? नहीं। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट उसको देख सकता है, रेफर कर सकता है, नॉट नेसेसरी को एग्जैक्टली उसको फॉलो करे। बट सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वो क्या रहेगा? पूरे इंडिया पर बाइंडिंग रहेगा। हाई कोर्ट कोई भी हाई कोर्ट उसको चेंज नहीं कर सकता। Decision of Supreme Court are binding on all high courts under Article 141. In fact, Supreme Court decision is the final word on the matter. Supreme Court सब कोर्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा अपने को दिया हुआ है डिटेल में। एपेक्स बॉडी है जुडिशियरी की। कब एस्टैब्लिश की गई थी? 26 जनवरी 1950 को। चीफ जस्टिस एक अथॉरिटी होती है उसमें, जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी होती है इन द सुप्रीम कोर्ट। जो प्रिंसिपल बेंच, मतलब देखो अभी कोर्ट भी होता है ना, उसमें अलग अलग बेंचेस होते हैं। मतलब एक होता है डिवीजन बेंच, मतलब ये मैटर डिवीजन बेंच सुनेगा, मतलब इसका मतलब 2 जजेस मिलकर के सुनेंगे। एक कोई होता है स्पेशल बेंच, उसमें 2 से ज्यादा जज भी जो है मिलकर के एक मैटर को सुन सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे अलग अलग बेंचेस होते हैं। जो इसका मेन प्रिंसिपल बेंच है, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? 7 मेंबर्स।
इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये नंबर को अभी बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 34, बिकॉज ऑफ राइज इन द नंबर ऑफ केसेस एंड वर्कलोड। इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ फाइलिंग अ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32। अब देखो, कोर्ट में अपने को, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल करना है तो डायरेक्ट ऐसा गए और सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया एप्लीकेशन, ऐसा होता क्या? नहीं, उसका भी एक लीगल प्रोसीजर होता है। एक आपको रिट पिटिशन मतलब क्या होता है, एक स्पेशल लीव या स्पेशल रिक्वेस्ट ही बोलते हैं उसको, ओके, जो कि आपको आर्टिकल 32 के अंदर अगेन एक लीगल फॉर्मेट में वगैरह उसका फॉलो करके आपको फाइल करना पड़ता है। एक परमिशन काइंड ऑफ लेनी पड़ती है पहले सुप्रीम कोर्ट से, मैं ये आपको फाइल कर सकता हूं क्या, ऐसा करके आपको फाइल करना पड़ता है। उसके बाद में हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एक स्टेट के लिए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील रहेगा फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देयर मस्ट बी हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। हाई कोर्ट का एपेलेंट, ओरिजिनल एंड सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है। ये कौन से हैं? एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन मतलब, एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन मतलब अपने नीचे के जो कोर्ट्स हैं ना, उनके अगेंस्ट अपील यहां पर की जा सकती है। जैसे हाई कोर्ट के बाद में आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नीचे, तो सबसे पहला जो भी कभी केस होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मैटर से अगर जो पार्टी है वो खुश नहीं है तो कहां अपील करेगी? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में वो अपील की जा सकती है, उसका एपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन उसको बोलते हैं। दूसरा होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब डायरेक्टली कोई भी मैटर को फर्स्ट टाइम भी वो सुन सकता है एक हाई कोर्ट। एंड तीसरा होता है सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, वो अपने लोअर कोर्ट्स को सुपरवाइज कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। इंडिया में कितने हैं? 25 हाई कोर्ट्स है, बट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज तो ज्यादा है, बिकॉज 6 स्टेट्स शेयर अ सिंगल हाई कोर्ट। 25 high courts, for one for each state and union territory, and 6 states share single high court. अगेन यहां पर भी रेमेडी जो है आपको, मतलब एप्लीकेशन करना है तो फाइलिंग अ रिट, बाय फाइलिंग अ रिट अंडर आर्टिकल 226 आप फाइल कर सकते हो। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इंडिया का कैलकाटा हाई कोर्ट है, अगेन जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। देन देयर इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे। दिस इज द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, डील्स विथ सिविल लॉ मैटर्स। देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी नहीं, क्या दो होते हैं, एक होता है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक होता है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, एक होता है कोर्ट ऑफ सेशन। तो कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जो है ना, वो डील करता है विथ सिविल मैटर्स, एंड जो कोर्ट ऑफ सेशंस है इट डील्स विथ क्रिमिनल्स मैटर्स। अंडर पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, पेक्यूनरी मतलब रिलेटिंग टू मनी, मनी से रिलेवेंट, बेसिकली कितने तक का कोई भी सिविल जज एक सूट ट्राई कर सकता है, ट्राई कर सकता है मतलब सुन सकता है, हियर कर सकता है, ऑफ वैल्यू नॉट मोर देन ₹2 करोड़, 2 करोड़ तक का ही वो कोई भी केस एडजस्ट कर सकता है। यहां पर अपन जो बोल रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन मतलब पावर टू कंट्रोल, एक कोर्ट का कितना ज्यूरिसडिक्शन है, कितना एरिया कवर्ड है, राइट, दैट इज इज ज्यूरिसडिक्शन। कोर्ट को जनरली टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मिलता है बेस्ड ऑन द एरिया कवर्ड, कि ये एरिया में जो भी मैटर आया वो इस कोर्ट के अंदर आएगा, बेस्ड ऑन द लोकल लिमिट्स विद इन विच पार्टीज रिसाइड और द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड, जो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है वो, या फिर जहां पर भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो। उसके बाद में लास्ट इज मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। ये कोर्ट नहीं, क्या बड़ी बड़ी सिटीज में सेटअप किए जाते हैं, वेयर द पॉपुलेशन इज 10 लाख और मोर, इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट वेयर द पॉपुलेशन इज 10 लाख और मोर। चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एक अपॉइंट किया जाता है, उसकी पावर किसके जैसी रहती है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जैसे कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज था ना, उसमें एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रहता है, उसके जैसी ही पावर चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की रहती है। एंड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैज द पावर एज द कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अगेन जस्ट एक अपनी इंफॉर्मेशन के लिए दिए हुए, नॉट वेरी मच रेलेवेंट। ऐसा जो है पूरा एक हमारा फ्रेमवर्क है इंडियन लीगल सिस्टम का।
यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को? परफेक्ट। बुक लाई है सबने? ओके, निकालेंगे। एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, देखो अपन जो भी क्लास में प्रैक्टिस करेंगे ना, ऑब्वियसली एक टाइम बाउंड मैनर में, बेसिकली अपने पास में कितना टाइम मिलता है अपने को पेपर के लिए? 3 आवर्स प्लस 15 मिनट्स। 15 मिनट्स पहले अपने को पेपर मिलता है, पता है सबको? नहीं पता है? अपने को जो पेपर है वो 15 मिनट पहले मिलता है, ठीक है? मतलब 2 बजे का आपका पेपर है तो उसके 15 मिनट पहले जो है आपको पेपर मिलता है। ओके, ये कौन से के लिए बात कर रहा हूं मैं? बिजनेस लॉज एंड अकाउंट्स। ओके, बाकी के लिए नहीं। 15 मिनट का आपको क्या मिलता है? रीडिंग टाइम मिलता है। ओके, जिसमें आप रीड कर लोगे पेपर एंड उसके बाद में कौन सा कैसा सॉल्व करना है, पूरे क्वेश्चंस आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है। उसके बाद में यू हैव टू आंसर बिटवीन 2 to 5। अपने को एक्चुअली इफेक्टिवली 180 मिनट्स मिलेंगे, बट 180 मिनट्स पूरे नहीं। अपने पास में कितना टाइम रहता है उसमें से बीच में और 2-3 चीजें आती हैं। एक, आपको अगर कुछ सप्लीमेंट लगी तो उसमें इंफॉर्मेशन भरनी होती है। मेन बुकलेट जो होती है उसमें देयर इज मल्टीपल इंफॉर्मेशन। यहां पर अपने पास में है क्या? वो ये ऐसी जो है अपने को कुछ आंसर शीट दिखती है, दिख रही होगी क्या यहाँ पर, पता नहीं कैमरा में। तो यहाँ पर आपका रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर गोल करके आपको सर्कल्स फिल करके वहां पर भी डिटेल्स भरनी होती है। आपका रोल नंबर प्लस आपकी एग्जाम कौन सी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब चीजें भरनी होती है। प्लस वहां पर साइनिंग वगैरह करनी होती है आपको प्रेजेंटी के लिए, सप्लीमेंट टाई अप करना होता है। इन सब में आपके जाएंगे करीबन 5 से 7 मिनट। प्लस आपको आखिर में एक बार पेपर चेक करने के लिए थोड़ा सा टाइम रखना है, राइट? अगेन 5 से 7 मिनट वहां पर। मोटा मोटी आपके पास में अपन उसमें से 10 से 15 मिनट निकाल लेते हैं। ऑन अ सेफर साइड अपन ऐसा करते हैं 20 मिनट निकालते हैं। 160 मिनट्स फॉर 100 मार्क्स। एक मार्क के लिए कितने मिनट है? 1.6। क्वेश्चंस अपने को जो आते हैं इट इज जनरली फॉर 4 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, 3 के लिए भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, 7 के लिए भी। जनरली 7 मार्क्स के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1.6, जो भी आपको टाइम रहेगा वैसा उस टाइम में आपको आंसर करना जरूरी है। उसी टाइप से उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम क्लास में भी जो है कवर करेंगे। यस, सो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 ये जो है ये कंपलसरी रहता है जनरली, ये आपको आंसर करना ही है। उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से एनी 4। ओके, और क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है उसमें इंटरनली भी एक चॉइस कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं भी आती है, डिपेंडिंग ऑन द अटेम्प्ट। चलिए, आपका क्वेश्चन है what are various types of laws in the Indian legal framework? मार्क्स वही 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 कितना होता है?
अराउंड 9.5 मिनट्स का टाइम आपका शुरू होता है अब। जो याद है, जैसा याद है।
लास्ट 1 मिनट। ओके, स्टॉप। हुआ क्या सबका? कैन आई हैव अ रफ लुक? Doctrine of stair decisis. Okay. मेजॉरिटी सब ने कॉन्सेप्चुअली देखा तो ऑलमोस्ट सही लिखा है, बट मेन थिंग इज द लैंग्वेज। अब एक बार देखते हैं कि एक्चुअल आंसर क्या होता है उसका। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लॉज? क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्रिमिनल लॉ में criminal law is concerned with the laws pertaining to violations of the rule of law or public wrongs and punishments of the same। ऐसा कुछ सेंटेंस आ रहा है क्या हमारे इसमें? नहीं आ रहा है। इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, बेसिकली दीज डिफाइंस एग्जॉस्टिव प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट्स ऑफ द क्राइम्स। ये कोई वर्ड्स या कोड्स आ रहे हैं हमारे इसमें? मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट, ये सब उसके एग्जाम्पल्स है। ये तो भी थोड़ी बहुत कवर्ड है, राइट। ये तो अपन ने एक पैराग्राफ का ही एग्जाम्पल देखा, राइट। देखो अगेन, आई एम नॉट सेइंग कि अपने को एग्जैक्ट ऐसा की ऐसा कॉपी चाहिए, बट लैंग्वेज जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस है क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न्ड विद द लॉस पर्टेनिंग टू वायोलेशंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ और पब्लिक रॉन्ग्स, राइट। थोड़ा इसका आपने इज एंड इधर उधर कर दिया तो चलेगा, बट पूरा ही अगर उसका मीनिंग ही चेंज कर रहे हो और जो टोन है उसकी मतलब एग्जैक्टली वो पूरा आप चेंज कर रहे हो, तो वहां पर आपका इंप्रेशन पेपर राइटिंग में कम होता है, राइट। अब ये इंप्रूव कैसे होगा? एक बार अपन ने लिखा, अब इसको एक बार वापस से पढ़ना है आपको और फिर वापस घर पे जाकर के लिखना है, राइट। सर ये तो बहुत लंबी एक्सरसाइज है, ऐसे कितने क्वेश्चंस देख करके बार बार अपन पहले लिखेंगे, फिर देखेंगे, फिर वापस लिखेंगे?
हर एक क्वेश्चन के लिए अब करने का अभी टाइम नहीं है अपने पास ऑब्वियसली, राइट, बट अपन 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें से 3-4 तो भी क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसके लिए अपने को ये एक्सरसाइज करनी है। जो बहुत इजी है, सिंपल है, उसके लिए नहीं किया तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट 20-30% क्वेश्चंस का भी तो अपने को टारगेट चाहिए कि यहां पर जो है वो होना जरूरी है। लॉ कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स थोड़ी ज्यादा मेहनत मांगता है, एक्स्ट्रा टाइम आपको उसमें थोड़ा डालना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस पर भी उसमें टाइम जो है आपको डालना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो कीवर्ड्स होते हैं वो अपने आंसर्स में आने जरूरी है। जैसे सिविल लॉ की अगर अपन बात करें, सिविल लॉ प्राइमरीली फोकसेस ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन रादर देन पनिशमेंट, ये इसका एक की लाइन हो गई आपकी, राइट। मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन डील्ड विद अंडर सिविल लॉ। अगेन, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल लॉ कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट। इसको आपने ऐसा भी लिख दिया, सिविल लॉ आर क्लासिफाइड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली, प्रॉपर्टी एंड लॉ ऑफ टॉर्ट, ऐसा भी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत चलेगा, ओके, बट इट शुड मेक सेंस। प्लस जो भी आंसर में कहीं पर भी पूरे लॉ में आपको ये ऐसे मैक्सिम्स दिखते हैं ना, स्टेयर डेसिसिस, या फिर और अपन ने क्या देखा था नीचे एक और, जस्ट नेचुरल, नेमोजुडिक्स इन कोसुआ, बहुत ज्यादा जगहों पर नहीं है, बट जहां पर भी है ना उसको ऐसा करते जाओ, पढ़ते पढ़ते मार्क करते जाओ। अगर आपके आंसर में आप इस चीजों को इंक्लूड करोगे ना तो एक अलग इंप्रेशन गिरेगा आपका पेपर में। अपने को क्या करना है, मेन सब लोग आंसर्स लिख रहे हैं, आपके सामने वाला रोल नंबर, आपके पीछे वाला रोल नंबर, ऐसे हजारों बच्चे हैं जो आपके ऑलमोस्ट लाख के ऊपर बच्चे रहते हैं पूरे एग्जाम में जो कि आंसर लिख रहे हैं। अपना ये मोटिव है कि अपन बाकियों से थोड़ा बेटर प्रेजेंट करके बेटर आंसर कैसे लिखे, और उसे में उसके लिए यही चीजें छोटी छोटी जरूरी होती है कि आपकी एक तो लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज में सब लोग लिख देते हैं, राइट, बट थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज में, थोड़ा सा सेंस के साथ में आप अगर लिखोगे तो आपका पेपर थोड़ा अलग दिखेगा। दूसरी चीज ये अपन ने बोला कि ऐसे मैक्सिम्स वगैरह है वो इंक्लूड करने का। तीसरी चीज अंडरलाइनिंग, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट सेंटेंसेस है वो आपको अंडरलाइन करने जरूरी है, ओके। एक चेकर के पास में बहुत ज्यादा पेपर्स होते हैं, उसके पास में बहुत प्रेशर होता है, थोड़े से दिन में उसको चेक करके वापस आईसीआई के पास में भेजने होते हैं। कोई भी चेकर ऑन अ मतलब प्रैक्टिकल नोट जो प्रैक्टिकली होता है, पूरा वर्ड टू वर्ड किसी का आंसर नहीं पढ़ता, वो आपके शुरुआत के 2-3 आंसर्स पढ़ेगा, उसके बाद में ऊपर ऊपर से भागे के, एकदम ऊपर ऊपर से भी नहीं, बट पूरा एक एक वर्ड टू वर्ड वो नहीं जाएगा। आपको बताना पड़ेगा आपके आंसर से कि मैंने ये देखो, ये अंडरलाइन किया हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखा है मैंने मेरे आंसर, राइट। इस तरीके से, इस माइंडसेट से अपने को जो है आंसर प्रेजेंट करना है, ठीक है। होमवर्क के लिए आपके लिए व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्ट्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ जुडिशियरी, ये एक क्वेश्चन। दूसरा, व्हाट इज लॉ एंड explain the process of making law, ठीक है। दोनों अगेन 6-6 मार्क्स के वो करने हैं, ठीक है। चलिए, कोई डाउट, कोई दिक्कत? रुकते हैं यहां पर, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।